आज हम नया चार्ट करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है D30 चार्ट। और अगर ये ऐसा एक चार्ट है, अगर आप इसको समझ गए तो ये समझ लो आपने ज्योतिष पर कमांड कर ली। इतना पावरफुल चार्ट है और सबसे ज्यादा आसानी से नजरअंदाज किया जाने वाला ये चार्ट। अगर सिंप्लीफाइड वे में देखें तो ये D30 चार्ट जो है ये हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख को इंडिकेट करता है। जितनी भी चीजों को हम प्रॉब्लम्स मानते हैं कि यस, ये मनुष्य के जीवन में एक समस्या हो सकती है, वो सभी समस्याएं D30 चार्ट से देखी जाती हैं। चाहे वो समस्याएं मानसिक हों, चाहे वो शारीरिक हो या प्राकृतिक रूप से हो, यानी प्रकृति में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या सामूहिक रूप से मृत्यु हो गई, ये सब चीजें, और इसमें डेथ तक भी शामिल है। तो एक प्रकार से ये एक ऐसा चार्ट बन जाता है जिसे आप कहें कि दुखों को देखने का एक चार्ट। पर अगर हम इसके और भी इसके उपयोग कर सकते हैं, इस चार्ट के बड़े महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इसको विवाह के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट हो सकता है। ये सामने वाले स्पाउस के रियल करेक्टर को समझने का चार्ट भी आपके लिए पॉसिबली हो सकता है। और महिला के चरित्र के बारे में तो बहुत डिटेल्ड स्टडी है D30 चार्ट की। और एक पुस्तक है स्त्री दर्पण। ये पुरानी पुस्तक है, कभी आपको मिले तो जरूर आप इसको पढ़िएगा। और उसमें D30 चार्ट के को तो नहीं वर्णन किया गया, पर उसके सूत्रों को वर्णन किया है। और उसमें एक महिला के चरित्र को किस तरीके से आप D30 चार्ट से देखते हो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गहरा। और इतना गहरा है कि मैं भी आपको क्लास में नहीं बता सकता, मर्यादा होने की वजह से। बट आप ये क्या? समझ लीजिए, स्त्री के चरित्र, चरित्र का मेरा यहाँ तात्पर्य उसके आंतरिक स्वभाव से है, उसके आंतरिक क्रियाकलापों से है, कि उसकी विचारधारा, उसका एटीट्यूड कैसा है कैसा नहीं है, और काम भावना को लेकर के उसका क्या एटीट्यूड रहता है। ये सब बातें वहां से आती हैं। जब इसको गहराई से समझते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि ये चार्ट पंच तत्वों की बात करता है। क्योंकि शरीर की मानसिक और शारीरिक बीमारियां, जो कि हमें शरीर के माध्यम से ही भोगनी पड़ती है, और हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, पंच तत्व। अगर हमें ये पंच तत्व की थ्योरी समझ में आ गई तो ये चार्ट बहुत इजी है। अदरवाइज ये बड़ा टफ चार्ट पॉसिबली हो सकता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसमें आपको आसानी से समझा सकूं, हाँ जी। बशर्ते कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। बार बार किसी को म्यूट पे करना पड़ रहा है मुझे, तो इस चीज में आप लोग मुझे सहयोग दें। अदरवाइज पंच तत्व की बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि वैसे ही काफी गहरी बात है। हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से मिलकर के बना है, उनके बारे में तो आपको सब मालूम। ये पांच तत्व कौन कौन से हैं?
ये आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं। अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है। ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर के शरीर बना है। और इन 5 तत्वों के साथ 5 ग्रह जुड़े हुए हैं। इन 5 ग्रहों से, 5 तत्वों से हम D30 चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि साहब 5 क्यों? ग्रह तो 7 हैं, तो इसमें सूर्य और चंद्रमा को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्र हमारा मन है। एक प्रकार से ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो रक्षक माने जाते हैं, यानी कि इनका काम नहीं है हमें दुख देने का। देखो कितना प्यारा सूत्र हाथ लगा, इस लाइन से ही प्यारा सूत्र हाथ लग गया कि सूर्य और चंद्रमा अपनी तरफ से किसी को भी कष्ट नहीं देते। और ये जो चार्ट है, ये दुखों का चार्ट है, परेशानियों का चार्ट है। जब दुखों की और परेशानियों की बात आई तो उनमें से इन 2 ग्रहों को हटा दिया गया। भाई तुम्हारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं दुख देने की, ये दुख देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी 5 पर डाल दी है कि भाई इनको आप समझ लें तो ये हमें परेशान कर सकते। फिर प्रश्न उठता है कि साहब इनसे जुड़ा हुआ ग्रह कौन सा है और शरीर किस प्रकार से परेशान होता है? तो आप में से कहेंगे सब लोग, भाई देखो जी, सबसे ज्यादा तो हमें पता है कि शरीर बीमारियों से परेशान होता है। फिर प्रश्न उठता है ये रोग पैदा ही क्यों होते हैं? तो रोग पैदा होते हैं हमारे आंतरिक कारणों से, हमारे आंतरिक शत्रुओं से। D30 चार्ट में समझाया गया कि जो ये शत्रु हैं, ये शत्रु 6 हैं जिन्हें सदरिपु की संज्ञा दी गई है। 6 प्रकार के शत्रु सदरिपु कहते, 6 प्रकार के शत्रु। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो कि ये हमारी वीकनेस है, हमारी कमजोरियां हैं। यानी कि जब हमारे अंदर हमारी कमजोरियां प्रबल होती हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं, और वो रोग मन को डिस्टर्ब करते हैं और शरीर को डिस्टर्ब करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने 5 तत्वों को नोट किया, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 6 शत्रुओं को भी समझ लो। वैसे तो मैंने ये कई क्लासेस में करवाया भी है, फिर भी आप में से हो सकता है कुछ लोग नए हैं, तो उनको नोट करने में आसानी रहेगी। और उन ग्रहों को भी लिखो, साथ में आप हैरान हो जाओगे अगर इन 6 शत्रुओं को अगर आप D1 चार्ट में भी डाल दो। पूरे ज्योतिष में इसके D30 चार्ट के सूत्र अप्लाई होंगे, आप हैरान हो जाओगे। कहीं लगा देना, बड़े गहरे सूत्र, बड़े प्यारे सूत्र। 6 रिपु कौन है? पहला रिपु है काम, काम वासना। काम गलत नहीं, हम सभी काम से ही बने हैं, हमारा निर्माण ही काम के वजह से हुआ है। काम हमारे शरीर में एक प्रकार से इंटरनल सॉफ्टवेयर की तरह है, यानी इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। इसको कम या ज्यादा तो हो सकता है पर डिलीट नहीं हो सकता।
तो इसकी थ्योरी कहती है क्या हमें इससे लड़ना है, क्या हमें इससे झगड़ा करना है। बहुत सारे मूर्ख लोग इसी काम से झगड़ा करने लग जाते हैं, और वो काम से झगड़ा करते करते ये नहीं समझते कि वो उसको दबाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। और जिस दिन भी काम अपना रूप प्रदर्शित करेगा, उसी दिन उसको बड़े से बड़े व्यक्ति को धराशायी कर देगा। ये काम की वजह से ही हमारे ऋषियों ने कहा है, देखो भाई, विवाह में समस्या तो है, बट करना जरूर चाहिए। अदरवाइज ये आपको बुरी तरीके से डेंट मार सकता है, आपको लापरवाह बना सकता है, आपको जीवन को कोई गति नहीं दे मिलेगी। तो इस ग्रह का काम का संबंध हाँ मेरी क्लास थी ना। राधिका, मैं तो बाप रे, शुक्र ग्रह, शुक्र की बात चल रही है, अब बताओ। और ये इन्होंने अनम्यूट कर लिया। शुक्र ग्रह का संबंध हमारी काम वासना से। अब आपको समझना इसी पॉइंट पर है भाई, शुक्र का संबंध काम से है, पर काम तो आपने बताया अच्छा है और जरूरी है। फिर हम कुंडली में कैसे देखें कि शुक्र कैसा हो तो हम माने कि ये काम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये है सूत्र। तो जब भी शुक्र D30 चार्ट में पीड़ित होगा, बड़ा ध्यान से समझना, पीड़ित होगा, बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, पाप ग्रह के साथ होगा, छठे भाव और आठवें भाव में होगा, 12वें में नहीं बोला है, ध्यान से समझना, 12वें में नहीं बोला है, नीच राशि में हो, कमजोर अवस्था में हो, पाप ग्रह के साथ हो, छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, तो ये काम पीड़ित व्यक्ति को बना देता है। तो काम पीड़ित का मतलब क्या हो गया? D34 से हमने देखा कि काम वासना इसकी वीकनेस है, एक शत्रु इसका ये भी है। अब आप कहेंगे जी कैसे पहचाने? जितना डाउन 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 शुक्र के हालात होते चले जाएंगे, वो व्यक्ति को रसातल में लेता चला जाएगा। जितने भी ये रेप करने वाले लोग होते हैं, गलत हरकतें करने वाले लोग होते हैं, नाजायज संबंध बनाने वाले लोग होते हैं, और फिर ये बाद में जूते खाने वाले लोग होते हैं, अगर इनके D30 चार्ट के अंदर आप जा करके अगर बड़ी डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे शुक्र के हालात बहुत खराब। और फिर इस चार्ट में मात्र 3 ग्रह ही ऐसे होते हैं जो बचाने का काम करते हैं। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये बचाने वाले ग्रह कौन से हैं कौन से नहीं। तो आपने समझा कि शुक्र अगर कमजोर स्थितियों में, ये मैं D30 चार्ट की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा कि D1 में मत देखिएगा अभी इसको, D30 में ही हमने चेक करना है। अगर ये कमजोर होगा तो परेशान करेगा, अच्छा अगर वेल प्लेस्ड होगा तो हमारा जो काम तंत्र है वो बैलेंस होगा, कानून के दायरे में, समाज के दायरे में, अध्यात्म के दायरे में, नैतिकता के दायरे में हम अपने इसकी पूर्ति करेंगे और ये बैलेंस होगा। तो ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ये हमारे लिए शत्रु नहीं माना जाए। तो हमें पहले अपने शत्रु ढूंढने हैं। और इससे के साथ और भी मैं बता दूं, इससे कई प्रकार की बीमारियां भी आएंगी, उसके विषय में भी मैं जिक्र करूंगा। पहले मैं थोड़ा थोड़ा ये समझा दूं। दूसरा है क्रोध, काम क्रोध, दूसरे नंबर पे क्रोध। ये क्रोध भी हमारा
सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इसका संबंध मंगल ग्रह से है और ये अग्नि स्वरूप है ये, पर ये जला करके राख कर देता है। ये कैसे, ये एक ऐसा शत्रु है जिसके प्रकट होने से हमें लगता है कि हमने दूसरे को डैमेज कर दिया, बट वास्तविकता ये होती है ये हमें डेंट मार देता है। यानी कि जब जब गुस्सा आपको आएगा, जब जब आपके जीवन में क्रोध उत्पन्न होगा, ये आपको डेंट मारने का काम करेगा। आपके शरीर में तरह तरह के नाना नाना प्रकार के रोग पैदा करने का काम करेगा। ये क्रोध की वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, उससे जो बीमारियां होंगी वो तो अलग अलग है, प्लस रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। क्रोध की वजह से ही मर्डर हो जाते, छोटी सी झगड़े फसाद ता उम्र जेल में पहुंचा देती है। अगर थोड़ा सा भी हमने अपने ऊपर संयम नहीं रखा, क्रोध के ऊपर संयम नहीं रखा, तो निश्चित रूप से हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब फिर आपका क्वेश्चन उठेगा, साहब मंगल कैसा होना चाहिए? मंगल कुंडली में कमजोर स्थिति में यदि है, नीच राशि का है, छठे भाव में, आठवें सॉरी सॉरी छठा नहीं, आठवें भाव में, 12वें भाव में राहु केतु के साथ, या अपने शत्रु ग्रहों के साथ होगा, तो व्यक्ति को क्रोध अवस्था बहुत जबरदस्त आएगी। तथा कुंडली का पहला भाव, कुंडली का 5वां भाव, कुंडली का 7वां भाव और कुंडली का 10वां भाव, इन भावों पर होने से व्यक्ति के क्रोध बहुत तेजी से बढ़ता है। अब हमारे समाज में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लोभ, तीसरा है काम क्रोध लोभ। लोभ को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, हम सब इंडियन हैं। लोभी व्यक्ति क्या क्या करता है वो फिर प्रवचन सत्संग में चला जाएगा मामला, अपने को D30 चार्ट पे ही रुकना है। तो लोभ जो है, इसका संबंध राहु से है। राहु जब भी विपरीत परिस्थिति में होता है, और अगर ये लग्नेश के साथ बैठ जाए, कौन सा लग्नेश? D30 का, मैं बार बार याद दिलाता हूं, D30 चार्ट का लग्न का लॉर्ड के साथ अगर राहु बैठ जाएगा तो व्यक्ति लोभी प्रवृत्ति का होगा। अगला है मोह, काम क्रोध लोभ मोह। मोह का मतलब होता है हम किसी से प्रेम करते हैं और उसके प्रति हम बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। अक्सर तो वैसे औलाद के साथ होता है ऐसा, पर कभी कभी स्पाउस में भी हो जाता है। ऐसी दुर्लभ घटनाएं कभी कभी घट जाती, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ भी हो जाता है। पर संतान के साथ अक्सर व्यक्ति को मोहग्रस्त देखा गया है। इसका संबंध केतु से है। काम क्रोध लोभ मोह, मोह के बाद आता है अहंकार, अहम। अच्छा, हम D1 चार्ट में अहंकार को गुरु ग्रह से देखते हैं, पर यहाँ पर सारी चीज बदल जाएगी। और यहाँ पर जिसे हमने अहंकार कहा गया है, यहाँ पे ईर्ष्या बोला गया है।
तो वो बुध ग्रह से आएगा, क्योंकि अहम तो गुरु का पार्ट है, और गुरु जो है यहाँ पर षड रिपु में उसको नहीं काउंट किया जाता। तो यहाँ पर वो जो इसे हम अहंकार बोलते हैं वो ईर्ष्या में हो गई है। और इस ईर्ष्या की बड़ी प्यारी व्याख्या की गई है कि ये जब भी पैदा होती है ना, इंसान को पता ही नहीं चलता। काम पैदा होता है, मनुष्य को तुरंत पता चल जाता है कि तेरे अंदर काम वासना आ रही है। क्रोध का तो खुद को भी पता चलता है, पड़ोसियों तक को पता चल जाता है कि मामला गड़बड़ा गया। लोभ का भी इंसान को पता चल जाता है बहुत जल्दी। मोह का तो बस पूछो मत, उसको हमेशा ही पता रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है मोह के प्रति। अगला जो है वो ईर्ष्या। ईर्ष्या इतनी प्यारी चीज है कि जब होती है तो पता भी नहीं चलता, भनक भी नहीं लगती। इवन कोई दूसरा समझाता है भाई ईर्ष्या मत कर, ईर्ष्या मत कर, उसको समझ में ही नहीं आता। वो कहता मैं बिल्कुल ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं, ईर्ष्या तो मेरे अंदर है ही नहीं लेश मात्र भी। और जबकि भरपूर होती है ईर्ष्या, तो इसके बारे में कहा गया भाई ईर्ष्या की अवेयरनेस नहीं होती लोगों में। ये बुद्ध है, ये चुपके से चिपक जाता है, बस हमें पता भी नहीं चलने देता, और चुपके से हमारे साथ, जिसके बारे में हमारे को अवेयरनेस नहीं होती। अर्थात जब बुद्ध कमजोर स्थितियों में होता है, बुद्ध जब कमजोर स्थितियों में होता है तो ये ईर्ष्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हेल्दी कंपटीशन में और ईर्ष्या में बस बारीक सा अंतर है। ईर्ष्या में थोड़ा सा जलन का अनुभव होता है, हेल्दी कंपटीशन में ये नहीं होता। और कमाल की बात तो ये है, ये ईर्ष्या समझदारों में, इंटेलिजेंट लोगों में, बहुत अच्छा अच्छा बोलने वालों में सबसे ज्यादा देखी जाती है। बुद्ध, बुद्ध के गुण, बुद्ध जो है लॉजिक का है, इंटेलिजेंसी का है, समझदारों का है, वो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं उनका है। और खास करके अगर ये कुंडली के 12वें भाव में चला गया तो बस आदमी इतना ईर्ष्या में बावला हो जाता है कि उसके घर परिवार को सबको पता चल जाता है कि मामला बहुत गड़बड़ है, ये आदमी बहुत ईर्ष्यालु है, बहुत ईर्ष्या करता है। काम क्रोध लोभ मोह अहम के बाद आता है मद, जो कहते हैं मद में चूर। तो किसी की परवाह नहीं करना, क्या कोई टेंशन ही नहीं है, परवाह ही मत करो, किसी की भी परवाह मत करो, जो करना है करो। अक्सर राजा लोग, शक्तिशाली लोग, बली लोग, धनाढ्य लोग अक्सर अपने मद में चूर रहते। मद में चूर का मतलब उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। कोई मर रहा है, जी रहा है, किसी को बेचारा दुखी है, परेशान है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वो मतलब भाड़ में जाओ, मेरे को लेना देना ही। इसका संबंध शनि ग्रह से है, इसका संबंध शनि ग्रह से है। अगर शनि ग्रह विपरीत परिस्थिति में हो, नीच राशि में, शत्रु ग्रहों के साथ, छठे और 12वें भाव में, तो निश्चित रूप से ये मध्य बढ़ सकता है। अब इन 6 वीकनेस को आपने याद रखना है, और इन वीकनेस को हमेशा D30 चार्ट में देख। D30 चार्ट आपके अंदर तक घुस करके आपके बारे में बताता है, और इतना घुस जाता है कि कभी कभी तो इंसान ये टेंशन में आ जाता है, यार ये मेरे बारे में बता रहे हैं, सच सच मेरे बारे में बता रहा है, पर मैं तो ऐसा नहीं हूं बिल्कुल भी।
गुस्सा ही आता है बस कभी कभी, बाकी तो ये पांच तो ये सब बकवास, ये सब मेरे साथ नहीं है। हाँ, वो भी सामने वाला ही गुस्सा दिला देता है, बाकी तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है मेरे साथ। तो उसे छह में से एक चीज प्रकट रूप से स्वीकार करेगा। कुछ लोग दो स्वीकार कर लेते हैं, काम को भी स्वीकार कर लेते हैं कई बार, बट बाकी चीजों पर पानी फेर देते हैं। वो कहते हैं साहब ये हमारे साथ नहीं है, सब झूठी बातें हैं। बट ये D30 चार्ट उन लोगों के लिए है जो बेहद ही ईमानदार है, जो वास्तव में निष्पक्ष भाव से अपना आत्म अवलोकन करना चाहते हैं। बाकियों के लिए चार्ट है ही नहीं, ये समझ लो। फिर वो अपने जीवन को जो जैसा समझना चाहे वो समझो। और इन वीकनेस से उभरने की बात को D30 चार्ट कहता है। एक तरह से देखा जाए तो ये D30 चार्ट आपकी कुंडली के छठे भाव की कहानी को कहता है। D30, डी 12 दूनी 24, 30 में से 24 घटाओगे 6 बचेंगे, छठा भाव। यानी छठे भाव से जो जो चीजें देखते हैं, रोग देखते हैं, शत्रु बाधा देखते हैं, हम परेशानियां देखते हैं, कर्जा देखते हैं, ऑपरेशन देखते हैं, एक्सीडेंट्स देखते हैं, जितनी चीजें भी हम देखते हैं वो सब की हम डिटेलिंग कर रहे हैं एक प्रकार से। पर अभी हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? भाई ये आता ही क्यों है? तो भगवान हमें बना करके भेजता है और छह चीजें साथ में फिट कर देता है कि जाओ भाई, अब जा तो रहे हो, छह चीजें साथ में गिफ्ट के रूप में ले जाओ। अब ये हमारे ऊपर है, ये जो छह कमजोरियां हैं हमारी, जो जागा हुआ पुरुष होगा वो इन कमजोरियों से उभरने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे अपने शत्रुओं को, आंतरिक शत्रुओं को दबा देगा या समाप्त कर देगा, या उसके साथ इतना दोस्ताना संबंध बना लेगा कि वो उसको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि होंगे तो सही वो, बट परेशान नहीं करेंगे उनको। ऐसा दोस्ताना संबंध बना देता है। तो हमें समझा कि ये जो छह शत्रु हैं ये छठे भाव में गुप्त रूप से छिपे रहते हैं। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे कि शत्रु दो होते हैं, एक गुप्त शत्रु, एक प्रकट शत्रु। प्रकट को हर कोई जानता है, गुप्त को कोई नहीं जानता। तो ये उन्हीं गुप्त शत्रुओं की बात है। कई लोग कहते हैं हमारे बड़े छिपे हुए शत्रु हैं आचार्य जी, मिल नहीं रहे, ढूंढ नहीं रहे, पर है पक्के। अरे मैंने कहा जो तुम्हें मिल ही नहीं रहे फिर कहाँ से पक्के हैं? बोला ना जी पक्के हैं, कोई तो है ऐसा, और पकड़ में ही नहीं आ रहा, पर कर रहे हैं जी कोई गड़बड़। भाई साहब वो आपके अंदर बैठे। अच्छा, ये चार्ट क्लाइंट से डिस्कस करने का नहीं है, ये भी मैं साथ में बता दूं, सलाह दे दूं, नेक सलाह है ना। ये आत्म अवलोकन करने के लिए खुद का चार्ट। जब क्लाइंट का करेंगे सिर्फ बीमारी के लिए इसका यूज करना और किसी के लिए नहीं, कहीं उसके करेक्टर एनालिसिस में घुस जाए। और मैंने कहा है कि महिलाओं का चरित्र के बारे में इसमें पूछा हूँ, उसमें तो भूल के भी टच मत कर देना। हाँ नहीं, बहुत मामला खराब हो जाएगा। सिंपल सिंपल बीमारी के बारे में ही चर्चा करनी है। हो सकता है कभी कभी कुछ लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि D30 चार्ट से ये पता चल जाता है और बोल देते जी करवा, यही भी बता दो। बताना बुतूना नहीं है, एक कान से सुनना है, दूसरे से निकलना है। ये समझ लो, कहीं आप में कह दिया आप में ईर्ष्या बहुत है जी, आप तो ये बहुत हो जी। अगर छह में से वो एक मानता है, पांच में से जिनको टच कर दिया वो कहेगा आचार्य जी आपकी कैलकुलेशन टोटल गलत है, मैं महान शरीफ व्यक्ति हूँ। मेरे को आज तक का दुख यही है कि मैंने ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं किया, इस बात का मुझे दुख है। जो लोग करते हैं उल्टा सीधा, वो मौज कर रहे हैं सारे। मुझे लगता है मैं दुखी इसीलिए। तो लोगों के अपने जस्टिफिकेशन है, वो एक अलग चीज है, उन चक्रों में नहीं जाना। अब एक और होता है कि ये हमारे पंचम भाव को डिस्टर्ब करते हैं
और अष्टम भाव पर बहुत गहरा प्रभाव डालते। अष्टम भाव को इस चार्ट में बड़ी गहराई से समझ, क्योंकि ये वो भाव है जो मृत्यु कैसी होगी इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। D1 भी थोड़ा थोड़ा बताता है, बट वो कोई पक्का सूत्र नहीं है। D30 चार्ट का पक्का सूत्र होता है। एक तरह से D30 चार्ट में लगन का लॉर्ड, लगन का लॉर्ड, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव देखना होता है। अष्टम भाव का संबंध पास्ट लाइफ कर्मा से है, और ये पास्ट लाइफ की कर्म से जो आने वाली बीमारियां, परेशानियां, जैसे कोई आत्महत्या कर गया तो क्यों आत्महत्या करी, ये D1 में नहीं पता चलेगा, ये D30 में पता चलेगा। कोई ट्रेन के नीचे आ गए मर गया, कोई पंखे से लटक गया, कोई छत के ऊपर से कूद गया, है ना, कोई आग लगा करके जो है कर लिया, तो ये सब D30 चार्ट से पता चलता है। अब आप कहेंगे कैसे पता चलता है? सिंपल है। अगर D30 चार्ट के अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे, तो एक तो अच्छी बात यह है कि ये उल्टी सीधी मौत नहीं मरोगे, नेचुरल डेथ होनी है। अब नेचुरल जो डेथ होती है, ये होती है एक उम्र के, जिसको हम कहते हैं भाई 90 साल का आदमी हो गया, 95 साल का आदमी हो गया, कोई वो डेथ, बोले चलो अच्छा हो, कोई ऐसी बात, परेशानी का विषय नहीं। तो उनकी जो बीमारियां होती हैं, उनकी बीमारियों को हम काउंट नहीं करते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो बुढ़ापे की, वृद्धावस्था की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो होती रहती, सबको होती है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा। पर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, अचानक से मौत देते हैं, और फिर वो ग्रह डिसाइड करता है वो मौत कैसी, मंगल एक्सीडेंट से संबंधित मौत दे देता है, कोई दम घुटने से होती है, शुक्र अगर हो जाए तो जल से भी हो जाती है। तो खैर मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, आप लोग टेंशन में आ जाओगे, किसी का कोई मिल जाएगा, बस ये समझो शुभ ग्रह शांति से विदा लेने देते हैं संसार से, और अशुभ ग्रह कई बार गड़बड़ कर देते हैं, है ना, वो चीज ठीक नहीं है। तो हमने पंचम भाव, मन की को परेशान करने वाली शक्तियां भी हम D30 चार्ट से देखते हैं। पंचम का संबंध छठे से, पंचम का मतलब पंचमेश, पंचमेश का संबंध छठे से, आठवें से, 12वें से, तथा उसके शत्रु ग्रह से नहीं होना चाहिए। यानी कि पंचम का लॉर्ड कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं मन अशांत रहेगा, मन बड़ा परेशानी में रहेगा। सारा खेल पंच तत्वों का ही है। आज वास्तव में कई बाधाएं आ रही हैं D30 चार्ट, बताओ, चार्जर ही खत्म हो गया था, अभी चली जाती क्लास। चलिए, सारा खेल इसमें पंच तत्वों का है। फिर से मैं आपको पंच तत्वों के ऊपर लेके आना चाहता हूं। अच्छा, ये जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं ना, ये पंच महापुरुष राजयोग जो आप लोगों ने सुने हैं, जो D1 चार्ट में बनते हैं, है ना, शश योग, रुचक योग, भद्र योग, मालव्य योग, हंस योग, ये भी तत्वों का ही खेल है। अगर कोई कहता है जी मेरी कुंडली में हंस योग बन रहा है, इसका मतलब आकाश तत्व उसका बड़ा स्ट्रोंग है कुंडली में। अब आकाश तत्व कहां से देखेंगे?
कई बार क्या होता है, ये पंच महापुरुष राजयोग दिखाई तो दे जाता है, पर वो कहते हैं फलित नहीं होता। फलित तो देखने का तरीका D30 चार्ट में छिपा हुआ है कि आपका कौन सा तत्व प्रधान है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत पुराने हैं और लंबे समय से ज्योतिष कर रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब बताइए, कुंडली में आप कैसे देखेंगे कि कौन सा तत्व प्रधान है? क्या तरीका होता है? पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों में से D1 से बता दो चाहे D30 से, कोई जरूरी नहीं, कहीं से बता दो, मैं तरीका समझना चाहता हूं कि कैसे एक एलिमेंट आपकी पूरी लाइफ में डोमिनेट करता है, जिसको देख करके, कुंडली देख के आप ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति में जो है अग्नि तत्व प्रधान है या वायु तत्व प्रधान है या आकाश तत्व प्रधान है। कैसे, हाउ? गुरुजी प्लैनेट्स देखेंगे, उसमें एक मैक्सिमम प्लैनेट्स कौन सी वाले तत्व में जा रहे हैं। नहीं, वो तो भाव हैवी हो जाता है अंकुश, मुझे नहीं, कोई एक एग्जाम्पल से राशि बताओ। सर राशि अष्टक वर्ग जैसे शनि अगर ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो वायु तत्व ज्यादा स्ट्रांग होगा। नहीं, मैं वही समझना चाहता हूँ, अगर शनि को स्ट्रांग देखना है तो कैसे देखेंगे? शनि को स्ट्रांग हम D1 और D9 दोनों में से देखेंगे। नहीं, D27 मान लीजिए D1 में वो दसम भाव में बैठा है और जी D9 के अंदर वो उच्च का होके बैठा है, मैं आप ही की बात को फॉलो कर रहा हूँ, जी क्या वो डोमिनेट करेगा? अम, वो करना कुंडली का स्ट्रॉन्ग चाहिए, प्लेनेट, बाकी के ग्रहों को भी मैं देखना दूसरी पड़ेगा। बात लग्न करूं, वो कुंडली का स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है और कुंडली का तो कोई दूसरा भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ डोमिनेट कौन करेगा? डोमिनेट का मतलब है उसके पूरे व्यक्तित्व में वो ग्रह उतर जाता है, वो लग्न एलिमेंट उतर जाता है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए त्रिकोण समझा, के स्वामी को देखेंगे। जैसे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति जा रहा है या लड़की जा रही, बहुत सुंदर, तो हम कह रहे यार शुक्र का क्या प्रभाव है, उसकी तो व्यक्तित्व में शुक्र का प्रभाव। मंगल कोई तगड़ा बच्चा, तगड़ा लड़का जा रहा है, पहलवान टाइप का, डोले शोले बना करके निकल के जा रहा है ना, हम कहते हैं यार इसके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा है, कह देते ना हम। तो मैं उस बात को कह रहा हूँ सर कि अष्टक वर्ग में मैक्सिमम चार्ट अष्टक वर्ग में जितेंद्र जी काम नहीं करेगा। सर 159 कारक जो जो देखते हैं डोमिनेट कर रहे हैं तंग वर्ग त्रिकोण जो में। है भाव की ताकत को बताता है जितेंद्र जी। मैं सर यहाँ आत्मा पर कारक, है जी, आत्मा कारक जो देखते हैं उससे ना तो ना, बिल्कुल अग्नि कौन सी राशि में है उससे गुरुजी? सर त्रिकोण में जो बैठा है वो नहीं करेगा। त्रिकोण त्रिकोण के 159 में जो आधा ठीक है, पूरा ठीक नहीं है आपका। तो जैसे त्रिकोण में अगर एग्जॉल्टेड हो या अपनी राशि का हो। ना, ऐसे नहीं, ऐसे उच्च का उससे नहीं, समझो हाँ, बात। फिर गुरुजी मैं प्यार षटबल से, देखेंगे, और ग्रहों का षटबल देखेंगे। नहीं, अब आप सुनिए, शांतिपूर्वक सुनिए। आपने अपना सारे घोड़े दौड़ा लिए, बड़ा आराम से बताता हूँ। देखो, जब मैंने बेसिक पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बेसिक जो सही ढंग से नहीं करता वो D30 पे आके अटकता है, इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बेसिक में हमने कुंडली का पहला भाव बताया था, लाल किताब में भी और वैदिक में भी, हमने ये बताया था ये कुंडली का सिंहासन है, फर्स्ट हाउस। तो राजा कौन होता है? वही, हु विल बी द किंग? सूर्य नहीं, लग्न जो सिंहासन पर बैठेगा, उन पे बैठने वाला है। जो सिंहासन पर बैठेगा वो राजा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब D30 चार्ट में आप आ जाओ, जो भी D30 चार्ट के लगन को डोमिनेट करेगा, लगन के ऊपर बैठा हो या लगन को देखता हो, जो भी ग्रह जितनी ज्यादा पावर के साथ फर्स्ट हाउस को
लगन को डोमिनेट करेगा, वो तत्व उसके शरीर में डोमिनेट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का मंगल है, लगन में बैठा है, मंगल से आया अग्नि तत्व, मंगल से आया अग्नि तत्व, तो हम यहां पर कहेंगे कि अग्नि तत्व की प्रधानता है इस व्यक्ति में। अब अगर यहां पर उसको कोई उल्टा सीधा ग्रह नहीं मिला, तो उसके अंदर मंगल की प्रधानता भरपूर रहेगी। वो व्यक्ति एक्सरसाइज का शौकीन होगा, पावर प्रीक होगा। हाँ, अगर ये स्वग्रही हो गया, उच्च का हो गया, लगन में बैठा हुआ, तो फिर तो है ठीक ठाक, ताकतवर तो होगा पर संयमित। और अगर ये डोमिनेट तो कर गया, D30 चार्ट में ये नहीं कि वो उच्च का होगा जब ही डोमिनेट करेगा, यही मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा था। लगन पे बैठ जाओ जैसे मन। कमजोर राजा भी तो कभी कभी बैठ जाता सिंहासन के ऊपर, जरूरी थोड़ी हर बार राजा जो होगा स्ट्रांग ही होगा। आप हमारे देश में प्रधानमंत्रियों को नहीं देखते, कुछ प्रधानमंत्री आ जाते हैं ना जो बैठ जाते हैं, फिर पब्लिक इंतजार करती रहती है कब जाएं कब विदा लें, है ना। और फिर कई स्ट्रांग आ जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं, वो कहते हैं जाएंगे ही नहीं, भगा के दिखाओ हमें। तो यहाँ D30 चार्ट में जो भी एलिमेंट डोमिनेट करेगा, उस व्यक्ति को उससे संबंधित फायदे भी होंगे और उसी से संबंधित नुकसान भी होंगे। बस स्वग्रही और उच्च का होने से नुकसान कम होंगे, फायदे ज्यादा होंगे, पर नुकसान भी होंगे। तो कौन से नुकसान होंगे? अब मंगल डोमिनेट कर रहा है तो समझो अग्नि तत्व कर रहा है, और अग्नि तत्व से क्या चीज आएगी, कौन कौन सी बीमारियां आएंगी? तेज बुखार, क्रोध, गुस्सा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑपरेशंस जिन्हें सर्जरीज बोलते हैं, सर्जरी, लेडीज में मिस कैरेजेस, अबॉर्शंस, लड़ाई झगड़े में रक्त का निकल जाना, चोट फेट लगना, अग्नि से जल जाना, बर्निंग, फोड़े फुंसी निकलना, अल्सर होना, ये सारी चीजें। आज गुंजन जी बार बार ड्रॉप हो रही है, क्या चक्कर है? फिर जो फोड़े फुंसी लिख लिया आपने, फोड़े फुंसी होना, एसिडिटी की समस्या, ब्लड से संबंधित कोई समस्या जिसे रक्त पित्त भी कहा जाता है, उनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे जोश आ जाता है। अब अगर किसी का, शिवानी जी पूछे D30 चार्ट का नाम क्या है? D30 चार्ट का नाम D30 चार्ट है, वैसे त्रिशांश कुंडली कहते हैं इसको। 30वां अंश, 30वां अंश त्रिशांश। अब आपके सामने फिर क्वेश्चन आता है कि साहब ये तो बता दिया कि मंगल से ये नुकसान होंगे, और अब जी हमारी कुंडली में बन गया ये, अब करें क्या? तो उसका समाधान दिया है D30 चार्ट में, उसकी रेमेडी बताई है। वो रेमेडी क्या बताई है? सूर्य साधना। ये बड़ा नोट करो, ये बड़ा नोट करो, कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है इससे। हाँ, और ये जितने भी गुस्सेल टाइप के आदमी मिलते हैं ना, देखना मंगल का इम्पैक्ट D30 चार्ट में लगन या लग्नेश के साथ जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। क्या जिनको हाइपर एसिडिटी बड़ी गजब की बनती है, या झगड़े बात बात के ऊपर, बात बात पे बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है ना, मार पिटाई लड़ाई झगड़ा, बस मैं मारा हूं, मैं पीटा हूं, मैं उसको कूट दूं, मैं उसको पीट दूं। तो ये हमारा जो क्रोध का जो स्वभाव है, ये हमारा जो आंतरिक शत्रु है, इसको ठीक करा जा सकता है अग्नि की शुद्धता से।
और शुद्ध अग्नि जो होती है वो सूर्य में पाई जाती है, सूर्य की। तो सूर्य की साधना करके इस अग्नि तत्व को बैलेंस किया जा सकता है। अब उसके लिए आप चाहे उपवास रखो, चाहे आप प्राणायाम करो, या आप वो क्या करते हैं उसको, सूर्य नमस्कार करो, है, उपवास करो, मंत्र साधना करो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसी प्रकार से वायु तत्व, वायु तत्व से जो समस्याएं होती हैं, वायु तत्व का जो ग्रह होता है वो शनि ग्रह है। मति भ्रम, बॉडी के अंदर पेन होना बिना चोट लगे, है ना, जब पेट की गैस बन रही हो, वो भी उस दायरे में आ जाता है वात रोग, वायु रोग। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हिस्टीरिया की प्रॉब्लम, पैरालिसिस की प्रॉब्लम, ऐसी सब बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं और क्रॉनिक होती हैं, जिनको सिर्फ बस हाथ पैर जोड़ करके डॉक्टर भी कहते हैं बस दबा के रखो इसको, बस चलने दो, पर भागेगी नहीं, कहीं जाने वाली नहीं है। वो सभी बीमारियां जो कॉम्प्लेक्स है, जिनका जल्दी से इलाज नहीं मिलता, सिर्फ मैनेज ही किया जा सकता है उनको, और उनकी अगर रिकवरी भी होती है तो बहुत स्लो होती है। कैंसर भी इसी श्रेणी में आता है। ऊपर से गिरना, छत पे से गिर जाना, ज्वाइंट्स पेन होना, घुटने का दर्द, हाथ पैरों में दर्द, बैक पेन, स्पाइन की प्रॉब्लम, ये सब वायु तत्व के गड़बड़ होने से होती है। और वायु तत्व का मतलब शनि ग्रह, देखो कितना सिंपल बता दिया। और D30 में शनि जी महाराज गड़बड़ हो तो समझ लेना ये बात ही करेगी जो करेगी गड़बड़। ऐसे लोगों को भगवान शिव की साधना करनी चाहिए। जैसे अग्नि के लिए सूर्य साधना थी, वायु के लिए शिव साधना है। शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं अगर किसी को ऐसा हो, बेशक उसको D30 चार्ट से ना समझ में आ रहा हो, अगर उसको सारे लक्षण नजर आते हो, अपने रोज मंदिर में जाए, बाल्टी भर ले अपने खूब बढ़िया जल से, है, लोटे लाटे से काम नहीं चलने वाला। अगर वात डोमिनेट कर गया तो उनका, है ना, उनको जल धीरे धीरे जल चढ़ाए, जल में थोड़ा दूध मिलाए, थोड़े काले तिल मिला ले, बहुत बढ़िया रहेगा। काले तिल मिला करके ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ये वात दोष के लिए बहुत उत्तम मंत्र है, उसका जप होना चाहिए। और वो भी, और किसी और से कराना चाहते हो तो महामृत्युंजय मंत्र जप होना चाहिए। ज्यादा गम परेशानी बढ़ गई तो एक मृत संजीवनी मंत्र होता है, मृत संजीवनी विद्या मंत्र, इसका अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। ऐसे लोगों को तेल की मसाज बड़ी करनी चाहिए, सिर से लेकर के पांव तक खूब बढ़िया बढ़िया तेल मालिश, बजाय वैद्य बताए जब आप मसाज करो। इससे बढ़िया वैद्य के बताने से पहले ही शुरू हो जाओ। और इनकी पहचान क्या होती है, सुबह प्लानिंग बनाएंगे, शाम को खुद ही फेल कर देंगे। ये बात की सबसे बड़ी खासियत होती है। एक तो इनका बात है ना, वायु है, प्लानिंग इतनी एकदम तीव्र प्लानिंग बनती है, तुरंत इनको ऐसा आइडिया आता है जैसे भगवान विष्णु जी एकदम से प्रकट होते हैं और कहते हैं बेटा ये कर ले, और अगले दिन हनुमान जी आते हैं, कहते हैं भाई गलत गाड़ी पकड़ ली आपने, ही उतर ले। तो उनके साथ ये बड़ी समस्या होती है ना। तो पहले ऐसा लगेगा कि इस विचार के साथ तो दुनिया में जीत लूंगा, और अगले दिन लगता है कि मैं महामूर्ख तू, ये कहाँ चक्कर में पड़ गया, तू भाग यहाँ से, है ना। तो ये बात का कुछ नहीं, और जरूरी नहीं बुजुर्ग लोगों को बात, बुजुर्ग में तो खैर वृद्धावस्था में तो सबको बात होती है,
क्योंकि शनि की जब अवस्था चलती है, खास करके 60 साल की आयु के बाद, ये वात की अवस्था है, वायु की अवस्था है। उन्हें सिर से लेकर के पांव तक खूब अच्छी पहलवानों वाली मालिश करनी चाहिए। सरकार भी रिटायर कर देती, कहते जाओ और घर में बैठ के मसाज करो, मालिश करो, है, और चेक करो कौन बच्चे तुम्हारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे उनको प्रॉपर्टी से बेदखल करो। ममता जी को नया नया सूत्र देता रहता हूँ, देख लो, है ना, बता देना बच्चों को कि गुरुजी ने कह दिया, जो सेवा नहीं करेगा ना, देख लो, हाँ, कुछ नहीं मिलने वाला। और मेरी पेंशन की तरफ तो देख भी मत लेना। चलिए अगला लिखते हैं, 3 नंबर, इंद्र। इंद्र का संबंध आकाश तत्व से है, यानी कि बृहस्पति से। अगर बृहस्पति गड़बड़ाएगा तो मोटापा देता है, लीवर की प्रॉब्लम देता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देता है, अक्सर जॉन्डिस करता है। और इनको बहुत छोटी उम्र में ही जो है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और लीवर की कई बीमारियां, मुझे नाम नहीं पता, तो कभी डॉक्टर गुंजन जी से बात कर लेना आप लोग, है ना, ये एक्सपर्ट लोग हैं। नैश होती है, नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, हाँ, नैश। वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि बिना दारू पिए तुम्हारा लीवर फूल जाएगा, है? और ये सब चीजें आपको दिक्कत में डालती है। इवन खून की कमी, रक्त अल्पता से एनीमिया भी कहते हैं, वो भी गुरु ग्रह से ही आती है। वो जुपिटर की देन है ना, हीमोग्लोबिन गड़बड़ा जाए, ये बांध के रखता है बृहस्पति। मैंने एक दिन समझाया था आप लोगों को, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने की जिम्मेवारी गुरु ग्रह के पास है। इसीलिए तो गुरु मेन इंपॉर्टेंट है? वो निकल गया तो फिर गया, फिर तो हंसा उड़ जाता है। हंसा मैंने आत्मा, कबीर जी की भाषा में ना, आत्मा हंस है। इसका अगर गड़बड़ी हो जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए, या नारायण कह लो आप, नारायण, नारायण, नारायण हरि, नारायण हरि। ये बड़ा प्यारा मंत्र है, नारायण हरि। ये बृहस्पति को सही करता है, नारायण हरि, नारायण हरि, है तो अपने बेटे का नाम ही रख लो नारायण हरि, बार बार बुलाना पड़ेगा, ये भी एक अच्छा तरीका है। नारायण कहाँ है तू, नारायण कहाँ है तू। नारायण सोचेंगे भाई साहब सही बंदा है, हमेशा पुकारता रहता है कि कहाँ है तू। अगला है कुबेर। कुबेर जो है, इसका संबंध बुध ग्रह से है, और इसका तत्व है पृथ्वी तत्व। अब हम बड़े खुश होते हैं कुबेर का नाम सुनते ही, अरे धन के देवता है, पर ये नहीं पता इस धन के देवता ने ही हमें, जैसे कहते हैं, कुत्ता बना के रखा हुआ। कुत्ता क्यों मैंने शब्द बोला, कुत्ते के गले में पट्टा डाल देते हैं ना मालिक, और उसको घुमाने साथ साथ ले जाता है। कभी अगर आप कुबेर का रियल चित्र देखें तो जो जिस रथ के ऊपर वो सवार हैं कुबेर, उसको मनुष्य जो है, मनुष्य लगा हुआ है घोड़े की जगह उसके अंदर, और मनुष्य के गले में पट्टा है, और कुबेर जी खींचते रहते हैं, और धन लेके आओ, अभी इतने से काम नहीं चल रहा, और खींच दो, थोड़ा खींच दो, होता और चाहिए, है ना। तो मनुष्य वाहना है कुबेर, मनुष्य वाहन, यानी कुबेर का वाहन मनुष्य है, और मनुष्य के गले में पट्टा डाल, अब वो लेके घुमाते रहते हैं। इसलिए हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, हमारे मन में धन को इकट्ठा करने की लालसा बढ़ती चली जाती है।
और ये तो D30 चार्ट के अंदर फंसाता है ना फिर, है ना। और कुबेर जी की तरफ जाओ, और लोग मूर्तियां लगा रहे हैं कुबेर की, अपने घर में सजा रहे हैं कुबेर। अरे शास्त्र पढ़ लो कभी कभी। किसी ने, महाविद्वान व्यक्ति आ जाते हैं कभी कभी मार्केट में, कुबेर का चित्र लगा लो, कुबेर रख लो, कुबेर ये कर लो, ये वास्तु, सरल वास्तु, महावास्तु, फलाना वास्तु, सीधा वास्तु, टेढ़ा वास्तु, कई नाम से। भाई शास्त्र पढ़ लो। वो यक्ष है, और यक्ष की पूजा नहीं होती, घर में भी नहीं लगाया जाता, लोगों ने कुबेर यंत्र लगा लिए। बड़ी गड़बड़िया है। कुबेर की गड़बड़ी से हमारे साथ हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है विशेष करके नर्व संबंधी, नस नाड़ियों की, त्वचा संबंधी, स्किन की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, टीथ की प्रॉब्लम, पुअर मेमोरी, मेमोरी लॉस। थोड़ा थोड़ा तो ये मेरे साथ भी है, कुछ ना कुछ है। मैं भी भूल जाता हूँ बात करता करता, गुरु जी याद दिलाना पड़ता। अच्छा क्या थी? ज्योतिष जरूर याद रहता है मुझे, पता नहीं कहाँ की बातें याद आ जाती, कौन कौन से सूत्र याद आ जाते। वैसे मैं भुलक्कड़ हूँ एक नंबर का ना। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये हाँ समस्या गुरुजी मेरे को भी है, इसका उपाय बस बता देना आप। हाँ, मैं, आप और हम दोनों मिलके करेंगे, चिंता मत करो। फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल स्कैंडल्स, ये सब मरकरी की वजह से, यानी कि पृथ्वी तत्व की कमजोरियों की वजह से होता है। और इसको भगवान गणपति जी का ध्यान करने से, और किसी को मंत्र ना पता हो तो एक बड़ा दुर्लभ चीज बताता हूं, मेरा अनुभव सिद्ध प्रयोग है। वो है गणपति अर्थव शीर्षम का पाठ। बहुत गजब राजवती विद्या है ये, गणपति अर्थव शीर्षम का पाठ। ये ऋग्वेद से आया है, बड़ा प्यारा है ये। तो ये बुध ग्रह से संबंधित समस्याओं को भगवान गणपति जी हर लेते हैं। अगला है वरुण। वरुण वैसे जल देवता है, D1 चार्ट होता तो मैं कहता चंद्रमा है, पर यहां तो चंद्रमा नहीं, यहां पर शुक्र है। शुक्र यानी कि मीठा जल, शरीर का मीठा जल है। नमकीन जल भी होता है भाई हमारे अंदर, सबसे ज्यादा तो वही है। एसिडिटी तो नमकीन जल ही करता है। डॉक्टर साहब के पास जाओ, एसिडिटी हो रही है, कहेगा अच्छा तला फला बहुत खा रहा है, नमक मिर्च बहुत खा रहा है, चाट पकौड़ी बहुत खा रहा है, ये बंद कर। मीठा, इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पैदा होती है? जल तत्व से, जल से होने वाले रोग, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड इश्यूज, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, वाइफ रिलेटेड तकलीफें। कभी कभी पत्नी भी जेल में जाने का कारण बन जाती है। तो केवल लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, जेल पहुंचने का, अस्पताल पहुंचने का, सड़क पे पहुंचने का कई मार्ग हो जाते। तो ये चीज मैं मजाक में नहीं बता रही, सच में D30 चार्ट से हो जाती है, मैं इसलिए भी बता रहा हूं। तो अगर किसी को ये समस्या है तो निश्चित रूप से उसे माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कुछ हो सके ना हो सके, दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया करो, अगर भगवती उपासना ना हो सके तो। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग जो है ना दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर देते हैं,
दुर्गा सप्तशती में स्वयं लिखा है, दुर्गा सप्तशती में 700 जो श्लोक है ये कीलित है। फिर उसमें उत्कीलन की विधि जरूर है, पर वो आप लोगों से, हम लोगों से होती है कि नहीं होती उसका क्या भरोसा। तो बेस्ट वे मैंने तो देखा है भाई, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो। कोई भी चालीसा किसी भी देवता की और किसी भी ग्रह की कीलित नहीं है। जो मंत्र कीलित हो जाते हैं वो काम नहीं करते, हम कितना भी जप कर लें उसका लाभ नहीं होता हमें। तो ये मैंने बड़े आराम आराम से आप लोगों को तत्वों के बारे में जानकारी दी है। मैं चाहता हूं कि एक क्लास और हो इसके ऊपर, ताकि हम इस पे और चर्चा करें, क्योंकि इससे सारी तो बीमारियां आप पकड़ोगे। D30 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। जब जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो भी D30 से गुजरना पड़ेगा, आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी करोगे तो भी D30 से चार्ट से गुजरना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया। करना क्या है, सबसे पहले आपने स्टेप बनाना है। सबसे पहले अपने D30 चार्ट में फाइंड आउट करो कि कौन सा एलिमेंट हम पर डोमिनेट कर रहा है, और वो आपको लक्षणों से मैंने बता दिया। जल तत्व में इमोशनल डेंट बहुत लगते हैं, इमोशनल बहुत होता है, बहुत भावुक व्यक्ति होता है। कुबेर वाला हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता, हमेशा पैसा पैसा पैसा, और ग्राउंडेड रहना चाहता है। यहाँ जमीन ले लूं, वहां जमीन ले लूं, फलाना जमीन कर। अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है। मतलब वो उस तरह का होता है कि अगर इनकम टैक्स वालों ने मेरा बेड खोल लिया तो फिर मैं कौन सी दीवार में छिपाऊं, यहाँ से तो मिल जाएगा। तो हर जगह जगह सेट कर देते ना, बाथरूम में भी हर जगह पैसा सेट कर। सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहिए है। इसी तरीके से इंद्र है, सबके लक्ष्य इंद्र में खासियत रहती है कि यार कोई बात नहीं, सबको मौज करवाओ। राजा इंद्र है ना, सब देवताओं का बादशाह है वो। तो सबसे पहले आपको अपना डोमिनेट करने वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है, और ये पता करना है नंबर 2 पे आपकी वीकनेस क्या है, करेक्टर की वीकनेस क्या है। करेक्टर की वीकनेस का मतलब 6 जो षड रिपू हैं, वो षड रिपू कौन सा है जो आपको बहुत तंग करता है, उसको पकड़ना जो आपको बहुत तंग करता है? तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बोले जी हमारे तो 6 के 6 हैं, सारे एक्टिव है। मैंने कहा भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गई। लाइव क्लास में तो आमने सामने होते, बड़ा वो हो जाता है कि 6 के 6 एक्टिव है, अब क्या करें। तो अपने इन वीकनेस पे फिर इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उनके देवता मैंने बताए लिखवाए, उनके ऊपर चर्चा हम कर लेंगे। हाँ जगदीश जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ अंग्रेजी जी प्रणाम। आपने अष्टम भाव के सभी ग्रहों के लिए आपने एक दो ग्रह के लिए बताया है, जैसे तो सभी का जरा आप बता देते तो अच्छा रहता। शुभ ग्रह सभी। ना जगदीश जी, मैंने वो जानबूझ के नहीं बताया, वो बताता बताता मैं रुक गया। उससे क्या होता है, मानसिक तनाव हो जाता है। नहीं, सीखने के लिए नहीं, जरा कारण ध्यान क्या, से। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था, उसने बुक पूछी कि गुरुजी कौन सी बुक अच्छी है। तो मैंने कहा नष्ट जातकम बहुत बढ़िया है, वहां से बढ़िया मिल जाएगा, उसमें सारा था डिटेलिंग। तो वैसे तो प्रश्न मार्ग के अंदर भी है। तो उससे क्या हुआ, कईयों को डिप्रेशन टाइप हो गया, हम्म। और वो गुरुजी आए और हम भी कहे, जी जानना मुझे तो ये चाहेंगे। होगा, मुझे ये होगा, मैं तो जी ऐसे मरूंगी, वैसे मरूंगा। भाई साहब ये तो मेरे लिए समस्या नहीं, हो एज गई अब से। स्टूडेंट आप बताए तो हमको अच्छा है। नहीं, मैंने हाँ। बुक का नाम ले दिया जगदीश जी, अब आप पढ़ो। देखो मैंने बुक अभी भी नहीं छोड़ी, और बता दूसरा आपने गाइड बुक कर दी। बताया स्त्री स्त्री का, जो कैरेक्टर के लिए आपने बताया, कौन सा नाम बोला आपने वो जो? स्त्री, स्त्री दर्पण, स्त्री दर्पण। अच्छा, नहीं, अच्छी अगर पुस्तक। थोड़ा
लाइट लाइट हमको ऐसे तो बताते थे। फीमेल के पूरे जीवन के ऊपर वो एस्ट्रो मतलब उसमें सारे ज्योतिष की पुस्तक है, ये बता दूं। कोई कहानी समझ के मत ले लेना कि किसी नारी की कहानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर ज्योतिष के सारे वो लिख रखे हैं उसमें, है ना। पर हाँ, महिलाओं के बारे में विशेष रूप से बताया गया। उसमें त्रिशांश कुंडली के योगों की चर्चा की गई। ये अष्टम त्रिशांश भाव के लिए कुंडली दो मोटा मोटा बता देते तो अच्छा है। एक एक है एक जी। अष्टम भाव के लिए शुभ ग्रह के हाँ, मैंने बता आप दिया जगदीश जी, बिल्कुल शुभ ग्रह हमें ठीक ठाक को विदा लेने देते हैं, और जो पाप ग्रह होते हैं वो कई बार गड़बड़ी से विदा लेने देते हैं, तो वो सर चीज राहु ठीक। कहाँ प्लेस्ड होना चाहिए? सर राहु केतु कहाँ पे ठीक है होना? ये कहीं भी ठीक नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी इनको रखना पड़ता है ना। इसका कोई नियम नहीं है यहाँ पर, है ना। नहीं तो मैं जरूर आपको बताता। गुरुजी, सूर्य अगर चंद्रमा। जैसे आपने कहा था कि जब मरकरी हो तो आपको ईर्ष्या होती है, तो हम्म। मेरा इधर मरकरी डेबिलिटेटेड है, पर मेरे में ईर्ष्या नहीं है। मैंने यही तो ईर्ष्या सर जब बोले बताया थे। था, जब पहले क्लियर किया था, मुझे पता था ये सारे आएंगे भाग्य की, ईर्ष्या हम में नहीं है। तो नहीं, मैंने मेरे पहले में नहीं है। पहले डिस्क्लेमर डाल दिया मैंने कि मेरे पास कोई ना है इस बात को लेकर के। चलो ठीक है गुरुजी, देखो, थैंक यू। ईर्ष्या के विषय में एक बार ओशो ने बहुत प्यारा बोला था। कभी आपको उनका वीडियो मिले ईर्ष्या के ऊपर ना, तो जरूर उनका सुनना। बहुत गहरा, बहुत प्यारा और बहुत सटीक बोला। तो आप जरूर उसके उनके से उनके ईर्ष्या का अगर प्रवचन मिल जाए तो जरूर सुनना। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मुझे बतानी नहीं पड़ेगी। हाँ, अंकुश। गुरुजी प्रणाम। इसमें जैसे आपने ये बताया, तो इसमें भी फॉर्मूला सेम रहेगा कि लगन का लॉर्ड केंद्र और त्रिकोण में रहता है, तो वो अपनी ओवरकम कर पाएंगे देखो सारे। अंकुश, इसमें ये है कि कोई कमजोर नहीं होना चाहिए। जो कमजोर पड़ गया ना, वही अपनी वीकनेस को प्रदर्शित करेगा, वही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें एक्सचेंज का भी रहेगा गुरुजी, वो फॉर्मूला कि अगर दोनों प्लैनेट्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। सारे फार्मूले रहेंगे, बस ये देखना है कि उसकी पावर तो लूज नहीं हो रही। अब मान लो लग्नेश का और अष्टम से एक्सचेंज हो गया, अष्टम का लॉर्ड लगन में चला गया, लगन का लॉर्ड अष्टम में चला गया। यहाँ तो एक भाव मारा गया बुरी तरीके से, एक ग्रह जो है वो फंस गया बुरी तरीके से। अब ये एक्सचेंज किस काम का हुआ? ये एक्सचेंज किसी काम का नहीं हुआ। ठीक है। आपका, आपने एक नया मकान बनाया और मैं कहता हूँ कुछ मेरे पुराने मकान से एक्सचेंज कर लो, तो फायदा नहीं। तो मेरे लिए फायदा है, आपके लिए नुकसान है। कि आपको तो पुराना मिलेगा, मेरे को तो एक तो दुखी रहेगा ना। तो एक्सचेंज भी देखा जाएगा कि एक्सचेंज किसका किसके साथ। ये मैंने एक एडवांस आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस का कोर्स करवाया था, हमारी ऐप में अवेलेबल है। उसमें मैंने बड़े डिटेल से बताया था कि एक्सचेंज का पूरा एक क्लास मैंने एक्सचेंज पे ही ली है। और मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने 3-4 बार पढ़ा दिया तो कौन से वाले में होगा। बट एक में है जिसमें एक्सचेंज का मैंने बड़ा अच्छा समझा। और गुरुजी, इसमें जैसे 8th हाउस कभी में कभी राहु। कभी कभी क्या होता है कि किसी टॉपिक पे बोलने का बड़ा मन होता है, तो मैं बड़ा अच्छा समझा जाता हूँ उसमें वो मुझे भी फिर बाद में बड़ा प्रेरित करता कि बड़ा अच्छा समझा दिया, इतना तो नहीं समझाया और किसी ने, है। जी गुरुजी, और जैसे 8th हाउस में राहु केतु चले जाते हैं, तो डेथ तो सडन डेथ होगी पॉइजन की वजह से, वो तो अब कंफर्म है। ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा। नहीं हाँ लीना जी। हाँ गुरुजी, लीना जी। लेकिन उसमें पास्ट लाइफ कर्म को कैसे देखेंगे स्टार्ट में? हाँ, ये मैं अगले में बताऊंगा। देखो, पर ज्यादा मत देखो पास्ट लाइफ में। अभी एक हमारी स्टूडेंट है, पुरानी स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा, बहुत पुरानी स्टूडेंट है। उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो होता है ना, वो करवा लिया। अब मेरे को कहती है सर ये पता चला है मुझे, वो पता चला। मैं बहुत अच्छी बात है भाई। तो कहती है मुझे टेंशन हो रही है। तो कहती है सोल्यूशन, अरे मैं कहा गया है क्यों? इस जीवन की समस्या कम है जो पीछे चले गए।
मैंने कहा मैं हमारे भृगु संहिता में इतना डिटेलिंग है पास्ट लाइफ के बारे में। किसी टाइम में मैं यहाँ लाइव कोर्स में तो मैं भी मूर्ख तो था ही, मैं भी तो उस समय बता देता था जो भृगु संहिता में पढ़ा, भैया आपने ये किया ये किया ये किया। फिर बाद में मैं कुछ सोचने लगा, यार लोगों को टेंशन नहीं हो जाएगी तो टेंशन देने का काम थोड़ी है अपना। तो फिर मैंने इतना डिटेलिंग, बस मैं पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता हूँ कि आपने ऐसा ऐसा कुछ इससे जुड़ा कुछ किया हो सकता है। समझ रहे हो बात को? वो हमने एग्जैक्ट स्टोरी में नहीं जा रहा। और आप हैरान होंगे, भृगु संहिता में एग्जैक्ट स्टोरियां लिखी होंगी। आप किस राशि में हो, किस लगन में हो, फलाना ग्रह अगर इस भाव में बैठा तो आपने क्या किया हो। इतनी एग्जैक्ट स्टोरीज हैं उसके अंदर। आपने अपने मित्र को जहर दे के मारा था, उसको लड्डू खिला दे, वो पूरी स्टोरीज की तरह है। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है। हाँ, पर एक बार जरूर ज्योतिषी जो बनने वाले, चाह रखने वालों को जरूर ये सब ग्रंथों से गुजरना चाहिए। तो इससे एक पता चलेगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि साहब कोई कहीं से भी बात कर ले। नक्षत्र से भी गुरुजी वही चीज हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं ना कि वो इतना एग्जैक्टली नहीं, भृगु संहिता से ही आएगा उसका एग्जैक्ट। पास्ट लाइफ का नहीं, उसमें स्टोरीज हैं एक्चुअली में। बेसिकली वो स्टोरीज को मैं कहता हूँ, स्टोरीज ना मानो, ये आपका वो कर्म। एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेशन है ना, कि एक इंडिकेशन है। तो वो क्या होता है कि हमारी पुरानी जो ग्रंथ हैं वो सांकेतिक रूप से ज्यादा बता करके खुश होते हैं, है ना। कि जैसे कि निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ आपके संबंध बनेंगे, अब उसको वो कहानी समझाएंगे दूसरे तरीके से, है ना। पर ये कि अभी मॉडर्न है तो हम उसमें नहीं घुसना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे जी ये पीछे नॉर्मल किसने जा करके देखा, हम क्या थे क्या नहीं थे, हम कैसे दावे से कह सकते। भाई दावे से तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मैं भी फिर लॉजिकल ब्रेन तो है ही मेरा भी, मैं भी कहता हूँ बात तो ठीक कह रहा है, दावे से तो नहीं कहा जा सकता। फिर लोग कहते हैं हम आदमी थे कि औरत थे पिछले जन्म में, हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि मेरी पत्नी कहती है अगले जन्म में तू औरत ही बनेगा, और फिर मैं तेरे को बताऊं। मैंने कहा अच्छा ठीक। कहता गुरुजी मेरी कुंडली देखो कहीं औरत तो नहीं बन जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब ये तो ज्योतिष से भी ऊपर लेवल की बातें हो गई है, तो ये मेरे बस की बात नहीं है, इतना समेटना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है? थैंक यू गुरुजी। हाँ लीना जी। सर, जैसे आपने बताया कि इसमें लग्न जो होता है वो आपके चीजों को बताता है, किस तत्व आप, कौन सा तत्व आपका डोमिनेटिंग है आपके ऊपर। लेकिन सर अगर लग्नी इसका स्वग्रही हो, मेरा अगर मैं देखती अच्छा हूँ है, तो नहीं फिर लग्न अच्छा इसके है। अंदर। फिर वो आपको रोज रोज परेशान नहीं करेगा। अगर आपका लगन स्वग्रही है, जी लगन स्वग्रही का मतलब कोई ना कोई एक ऐसा प्लेनेट है जो स्वग्रही हो गया है, तो वो जो जी स्वग्रही हुआ है और वो डोमिनेट भी करेगा डेफिनेटली, तो वो जी। आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपका फेवरेबल होगा। ओके सर। और सर लेकिन राहु केतु अगर साथ ही बैठ गए हो लगन पे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और सर जैसे इसमें डिजीजेस हैं तो इसमें भी वही है कि 6 8 12 वाली ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हाँ रहेंगे, हाँ, जैसे ये 8th तो है हाउस। ही। मैंने तो स्टेप बनवाया ना कि लगन को जी देखो, लग्नेश को देखो, 6 8 12 को देखो। जी। और सर जैसे इस पे 8th हाउस पे अगर सैटर्न का दृष्टि पड़ रहा है और सैटर्न भी सुग रही है, तो शनि से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, वही बॉडी बात पेन और बैक पेन। पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी होगा, है ना, जी पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी होगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बिलाशा जी। सर चंद्र सूर्य को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन से पोजीशन में, मतलब एकदम कंसिडर ही नहीं करे मतलब। एक्सक्लूडेड है, मतलब इसको कंसीडर ही नहीं करना अभी। अच्छा मतलब प्रॉब्लम के मामले में इसको कंसीडर नहीं करना। ये प्रॉब्लम देते ही नहीं है दोनों इस चार्ट के अंदर। ये आपको सेफ जरूर कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बट प्रॉब्लम नहीं देते। फिर भी 3 ग्रह सेवियर हैं, सूर्य चंद्र और बृहस्पति। उसमें से सबसे ज्यादा पावर जो दी गई है वो बृहस्पति को दी गई है सेवियर की। अगर जुपिटर किसी का अच्छा है, वेल प्लेस्ड है,
तो वो सेवियर की भूमिका निभाता है। तो दशा से एक क्वेश्चन है, दशा में जैसे 6, 8, 12 में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, जब उनका दशा प्रिवेल करेगा तब वो डेथ या जो भी व्हाटएवर वी कैन उसमें दशा अलग तरीके से देखी जाती है अभिलाषा जी। अगर मान अच्छा। लीजिए आपका जो D1 का लगन है, देखना पड़ेगा उसका कौन सा एलिमेंट है। अगर उसके एंटी एलिमेंट वाली दशा चल रही है अंतरदशा में, जो कि D30 के अंदर उदयमान हो रहा है, तो वो नेगेटिव करेगा D30। D30 हमेशा थोड़ी ना बीमार करता हमेशा इंसान को, है ना, वो ऐसे नहीं है। फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि इसका लगन D30 का आपके D1 चार्ट का कौन सा हाउस राइज हो रहा है, उसको जीवन में वहां से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। वो उनके लिए एक बड़ा टफ पार्ट। जैसे सप्तम भाव आया, अगर सप्तम भाव राइज हो गया, मान लो एक कर्क लगन की कुंडली, और कर्क लगन में D30 चार्ट उसका मकर लगन से क्रिएट हो रहा है, 7th हाउस राइज हो गया, 100% उसको अपने स्पाउस से प्रॉब्लम होगी। जब जब प्रॉब्लम होगी स्पाउस से प्रॉब्लम होगी उसको। ओके सर। सो वो लगन को जैसे नवांश में राशि तुल्य जैसे करते हैं, हाँ, यहाँ पे भी वैसे ही यहाँ करना यहाँ नहीं, यहाँ राशि तुल्य नहीं करना, बट वो राइज देखना है कौन सा भाव, ठीक है। वहां से आने की तकलीफ है। फिर हमने क्या करना है, जहां से मान लीजिए आपने आया कि भाई कोई पुरुष है, उसका कर्क लगन है, और यहाँ से मकर का साइन राइज हो रहा है D30 में, भाई स्पाउस है यानी पत्नी से आ रहा है, पर उसको तुरंत देखना है कि शुक्र के हालात क्या है, यानी कि वरुण के हालात क्या है, वरुण देवता के हालात क्या है। अगर शुक्र वीकनेस शो कर गया तो दिक्कत में डाल देगा बहुत बुरे। और वीक शुक्र जितना वीक होगा उतने ही आपके करेक्टर के ऊपर भी उंगली उठेगी, और आपकी वाइफ आपको डेंट मारेगी ही मारेगी, कोई नहीं बचा सकता। हाँ थैंक जितेंद्र, यू। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। ये जो आपने लिखा बताया कि डोमिनेट करेगा या हाँ बैठा है या देखेगा, तो हाँ मान लीजिए कोई बैठा नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है, तो हाँ फिर हम डोमिनेशन कैसे निकालेंगे? हाँ, फिर हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा कि ग्रह कौन सा ताकत में, कौन सा केंद्र में, कौन सा त्रिकोण में, ऐसे स्टेप बने हुए हैं। जैसे हम लाल किताब में किस्मत का ग्रह ढूंढते हैं ना, पहले केंद्र में ढूंढते हैं, फिर केंद्र से बाहर ढूंढते हैं, ऐसे स्टेप्स बने होते हैं। इसमें सबसे पहले लगन पे ढूंढते हैं, फिर लगन को देखने वाले को ढूंढते हैं, अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर देखते हैं कौन केंद्र के अंदर सबसे ज्यादा बलशाली, 10th में कौन है, 4th में कौन है, क्योंकि 7th में आते ही तो लगन को देख लेगा, बट तो पहले ही पकड़ आ जाएगा समझ में ना। और उसके लक्षण आपको प्रकट रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में ये नहीं आया चीज सर, समझ में नहीं आया सर। मैंने हाँ, कहा मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा आप लोगों को। डोमिनेट का मतलब ये होता है जितेंद्र जी, आपने कहा लगन पे भी कोई नहीं बैठा और लगन को कोई देख भी नहीं रहा। जी सपोज करो कि मेष लगन है, जी अब लगन पे भी कोई नहीं बैठा और 7th में भी कोई नहीं बैठा, जी मंगल देख भी नहीं रहा किसी भी रूप से, तो हम कैसे देखें? फिर हमने देखना है कि मंगल दशम में बैठा है कि चौथे में बैठा है। दशम में जाते ही क्या होगा, वो मकर का हो जाएगा, चौथे में जाके क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो डोमिनेट क्या करेगा, अगर वो ताकतवर हो जाए, ठीक है, तो उससे आ जाए। ठीक है सर। और वहां पर अपने को दूसरे ग्रहों का भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। सर, एक जो स्त्री दर्पण किताब बताया वो गरिमा श्रीवास्तव मैडम की है क्या सर? देखो ये मैंने कितने साल पहले पढ़ी थी जितेंद्र जी, सच बताऊं मुझे वो याद नहीं है। उस नाम से वही बुक आ रही है सर, 160 रुपये की है वो, गरिमा नहीं, श्रीवास्तव। थी तो सस्ती, पर ज्यादा महंगी नहीं थी। हाँ, 160 रुपये की स्त्री पर दर्पण। है ये बहुत पुरानी पुस्तक, मेरे ख्याल से तो 15-20 साल पहले तो मैंने ही पढ़ी थी। अब ये नई किसी ने इस नाम से निकाली हो तो बिल्कुल आइडिया। हाँ वही होगा, गरिमा श्रीवास्तव। अच्छा वही है। So she is very young. Garima Srivastava is very young. नहीं She is नहीं not नहीं that 20-year-old. वो तो क्लास कर रही थी, कुछ और निकाली है सर, वो नहीं होगा ओरिजिनल। नहीं नहीं नहीं, इतना बूढ़ा तो मैं भी हूँ, खैर इतना जल्दी नहीं निकाली होगी, नहीं होगी कोई। ठीक है, धन्यवाद। चलो हाँ थैंक यू सर, वर्षाली थैंक जी। यू सर। गुरु जी, हाँ जी।
जो मेष लग्न में बुध, गुरु और शनि है, और हाँ। 9th में मंगल है, इंटरचेंज है, और 7th में भी सूर्य नीच का हो जाता है, सो ऑपोजिट में नीच भंग होता है। हम्म। मेष लग्न में सैटर्न जो आप नीच का होता है, और वहां पे सूर्य 7th। आपने आपने ढूंढना क्या है जगदीश जी, वो बताओ। और नहीं, ये इंटरचेंज से जो 1st, 1st और 9th, तो सभी ग्रह अच्छे वो उच्च का जैसा हो जाएगा, और नहीं, 7th। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जगदीश जी, ऐसे D30 चार्ट को नहीं देखते, है ना, कि वो उच्च के तरह नहीं होते हैं, है ना। तो अपने को तो एक मेन प्लेनेट ढूंढना है जिसके लक्षण हमारे साथ मैच करें, जो लग्न में डोमिनेट करता हो। 3 ग्रह आपके लगन पे बैठे हैं, तो तीनों में से देखना है कौन सा लगन है। तो गुरु कौन सा लगन, जैसे मकर लगन है। मेष लग्न है। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, नहीं तो सारे पूछेंगे हमारा बताओ हमारा बताओ। अच्छा। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक प्लेनेट निकालना है, फाइंड आउट करना है, और उसके मैंने लक्षण बताए, लक्षण ढूंढिए। ठीक है। अच्छा। हाँ, ठीक है, हमारे जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, ये पूछना था कि जैसे D1 का और D30 दोनों का लग्न अगर सेम हो गया, और गुरु की महादशा किसी की अगली चल अगली पड़ी। क्लास अगली क्लास में कराऊंगा ये, है ना, अच्छा। महादशांतर दर्शन। जी हाँ, जी जी। डॉक्टर साहब। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ये जल तत्व की जब बीमारी क्या बताई थी गुरुजी, जैसे हाँ, जल से होने वाले रोग, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जो ठीक है। किडनी प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है। इमोशनल प्रॉब्लम्स, अच्छा अच्छा। और ठीक है। पत्नी की तरफ से आने वाला कष्ट। अच्छा। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू गुरु जी।